हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेडी का प्रणाम। मेरा नाम है रविकांत दुबे। बच्चों, तो आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई को पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने इसके पहले किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा को पढ़ा था। तो किंगडम फंजाई कहते किसको बच्चों, तो हम लोग जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं तो फंजाई बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को फंजाई कहते हैं। तो अगर हम फंजाई की बात करें तो बच्चों फंजाई के पास सेल वॉल तो होता है लेकिन क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो सेल वॉल होता है किसका, काइटिन और प्रोटीन का बना हुआ, तो मेनली काइटिन का बना हुआ सेल वॉल होता है। और जो फंजाई के पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये फोटोसिंथेसिस कर नहीं सकता और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी ये एब्जॉर्प्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, क्योंकि फंजाई के पास जो सेल में लाइसोसोम का नंबर ज़्यादा होता है, उसी लाइसोसोम से वो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है और दूसरी डाइजेस्टिव एंजाइम से फूड को डाइजेस्ट करके फिर उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब पहले फूड को डाइजेस्ट करना फिर उसको एब्जॉर्ब करना। और इंजेस्टिव जो कि जनरली एनिमल शो करते हैं, वो उसमें क्या होता है, फूड को पहले इंजेस्ट करते हैं, पहले खाते हैं फिर पचाते हैं। तो किंगडम फंजाई की बात करें तो किंगडम फंजाई की बहुत डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और इसके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, इसलिए ये सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म इनको बोला जाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट ग्रोज ऑन डेड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। तो अगर हम बात करें फंजाई की, तो फंजाई की जो डाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा पाई जाती है और उस रीजन में फंजाई सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट होता है। इसलिए आमतौर पे आप ह्यूमन में भी अगर देखेंगे जो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं वो जब बारिश का मौसम आता है, ह्यूमिडिटी और वार्म इन्वायरमेंट रहता है तो उसमें बढ़ जाते हैं। तो फंजाई जो होते हैं, तो पहले हम बात करें, इनको बोला जाता है कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन बोलने का मतलब क्या हुआ, लगभग जो ज़्यादातर जगह पाए जाते हैं, इनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे ब्रेड पे ग्रो करते हैं तो ब्रेड मोल्ड हो गए, ऑरेंज रॉट हो गए, मशरूम हो गए, टोड स्टूल हो गए, वाइट स्पॉट जो मस्टर्ड पे हमको दिखाई देता है, ये सारे क्या है, फंजाई है। वाइट स्पॉट जो है होते हैं मस्टर्ड पे, मस्टर्ड के लीव्स पे, ये पैरासिटिक फंगस के कारण होता है। तो हम लोग, ये आपके सामने इमेज है, आप इस इमेज को देखिए जरा। ब्रेड पे मोल्ड लगा हुआ, ब्रेड मोल्ड है, मस्टर्ड की लीफ पे जो वाइट स्पॉट दिख रहा है ये भी फंगस के कारण है। ये पैरासाइट है प्लांट पे, इसलिए पैरासिटिक फंगस बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं कि जो जिनसे कि एंटीबायोटिक ऑब्टेन करते हैं, जिसको बोलते हैं पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम की कई स्पीसीज हैं, जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। अगर सबसे इनिशियल एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलियम नोटेटम से ऑब्टेन किया गया था। बाद में पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, जिससे हाई पोटेंसी के एंटीबायोटिक को बनाया गया था। तो पेनिसिलियम के स्पीसीज से ही मेनली एंटीबायोटिक को ऑब्टेन करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द फंजाई जो होते हैं बच्चों वो मल्टी सेलर होते हैं, लेकिन कुछ फंजाई यूनिसेलर भी होते हैं, जैसे ईस्ट है और सैक्रोमाइसिस है। तो आप लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे भी, सैक्रोमाइसिस भी कई स्पीसीज है। तो वहाँ एक स्पीसीज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको बेकर सीस्ट या ब्रीवर सीस्ट भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, जिसको ब्रीवर सीस्ट या बेकर सीस्ट भी कहते हैं। ठीक है। और कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। अगर यहाँ मेनली प्लांट में बात करें तो प्लांट में पक्सिनिया है। पक्सिनिया वो जस्ट वीट में रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। वीट रस्ट डिजीज़ पक्सिनिया ग्रैमिनीस के कारण होता है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। अगर ह्यूमन में बात करें तो ह्यूमन में भी फंजाई से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं, जैसे फंगल इन्फेक्शन होता है। आपके क्लास 12 में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ पढ़ेंगे तो वहाँ आप लोगों को बताएंगे सर कि फंजाई के 3 जीनस होते हैं, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन और माइकोबैक्टीरियम। और ये तीनों जीनस होते हैं, इन सब से क्या होता है, हमारे फंगल डिजीज़ होते हैं ह्यूमन में भी। तो फंगल आपके हमारे फूड में भी यूज़ होते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में भी यूज़ होते हैं, और ये पैरासिटिक फॉर्म में होते हैं, मतलब डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो फंगस की बहुत डाइवर्स स्पीसीज़ है और मेनली ये पाए कहाँ जाएंगे, वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो आपके सामने ये देखिए पेनिसिलियम है और ये आपके सामने ईस्ट है और ये पक्सिनिया है जो वीट रस्ट कॉज कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे इनको। चलिए, तो आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों फंगस के माइसीलियम की। फंगस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी।
ध्यान रखेंगे, हाइफा या हाइफी बोलते हैं। तो ये हाइफी जो है, इस फिगर में आपको जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको हाइफा बोल रहे हैं। तो जो फंगस होता है, ये आपको जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो माइसीलियम है। मतलब अगर हम वो ग्रुप ऑफ हाइफी को बोलें तो हम बोलेंगे माइसीलियम। तो आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, आपको हाइफा, अगर हम एक पार्ट को यहाँ से निकालें तो यहाँ से अगर एक हाइफा को देखें तो ये दो तरह के होते हैं। हाइफा में अगर वॉल पाए जाते हैं तो इसको, वॉल के लिए बायोमेटॉम यूज़ करते हैं सेप्टा। अगर यहाँ वॉल पाए जाते हैं तो इसको बोलते हैं सेप्टेट हाइफा। अगर वॉल नहीं पाए जाते हैं तो उस कंडीशन में आपके ढेर सारे न्यूक्लियस पाए जाएंगे एक ही हाइफी या हाइफा के अंदर, तो उसको बोलेंगे सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। तो आप ध्यान रखेंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन फंगस इज कॉल्ड हाइफा एंड नेटवर्क ऑफ हाइफा या हाइफी इज कॉल्ड माइसीलियम। इसको ध्यान रखेंगे। और हाइफी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक सेप्टेट और एक ए सेप्टेट। ए सेप्टेट को सिनोसिटिक कहते हैं। सेप्टेट होने का मतलब सेल वॉल पाया जाएगा। अगर सेल वॉल पाया गया तो हर सेल में एक न्यूक्लियस है, लेकिन अगर सेप्टा या सेल वॉल नहीं पाया जाएगा, ए सेप्टेट कंडीशन हो जाने से ये मल्टी न्यूक्लिएट के जैसा लगता है, या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हो जाती है। इसी को बोलते हैं सिनोसिटिक या मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो आपसे पूछा जाए, आपको आगे हम लोग बात करेंगे कि फंजाई का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस पे किया जाता है। तो वहाँ मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है और हाइफी कैसी होती है, इन सब के बेसिस पे फंजाई का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो वहाँ हम लोग ये भी देखते हैं कि हाइफी कैसा है, हाइफी प्रेजेंट है तो सेप्टेट है या ए सेप्टेट है। तो इन सब का भी हम लोग को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ईस्ट जो होते हैं फंजाई होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं, किसको छोड़ के, ईस्ट को छोड़ के, क्योंकि ईस्ट जो होता है वो यूनिसेलुलर एल्गी है। तो ध्यान रखेंगे, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसको देखेंगे कि बॉडी जो होता है वो लॉन्ग सिलेंडर का स्ट्रक्चर होता है, इसको हाइफी बोलते हैं, ठीक है। अब इसको नोट कर लेंगे। नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या बोलते हैं, माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ सिनोसिटिक हाइफी है, मतलब यहाँ पे सेप्टा प्रेजेंट होगा, मतलब ए सेप्टेट होगा, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो फंगस का सेल वॉल होता है काइटिन और प्रोटीन, या काइटिन और उसके साथ साथ पॉलीसैकेराइड भी पाया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, मेनली काइटिन का बना होता है, कुछ अमाउंट में प्रोटीन होते हैं, कुछ अमाउंट में पॉलीसैकेराइड भी होते हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। ये इमेज बना लेंगे अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के लिए। अभी हम लोगों ने बात किया था कि मोस्ट ऑफ द फंजाई क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। मोस्ट ऑफ द फंजाई सैप्रोफिटिक कहने का मतलब होता है कुछ पैरासिटिक नेचर के हुए होते हैं। तो इसलिए यहाँ मोस्ट ऑफ द फंजाई लिखा गया है। तो ये कैसे जो अपने मैटर्स होते हैं जिनको ये खाना होता है उनको डाइजेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं हम लोगों ने बात किया था कि अपने लाइसोसोम से डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट करते हैं, फिर फूड को डाइजेस्ट करके फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। कुछ फंजाई पैरासिटिक नेचर के होते हैं और कुछ फंजाई जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो पैरासिटिक फंगस के हम लोगों ने भी आगे पीछे बात किया था, तो हम लोग अभी बात कर लेते हैं कि फंजाई कौन से होते हैं जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। तो एक है लाइकेंस। लाइकेंस आप लोगों ने सुना होगा, दैट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। जो फंगल पार्ट होता है उसको माइकोबायंट बोलते हैं और एल्गल पार्ट को फाइकोबायंट बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, लाइकेन के बारे में कुछ और बातें भी आगे कर लेंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे कि लाइकेन बहुत अच्छा पोल्यूशन इंडिकेटर होता है। लाइकेन जनरली उस एरिया में ग्रो करता है जहाँ की पोल्यूशन बहुत ही कम होता है, या स्पेशली जहाँ SO2 पोल्यूशन नहीं होता है, वहाँ लाइकेन्स ग्रो करते हैं। और दोनों के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो एल्गी एक प्लांट है, तो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करेगा और फूड देगा एल्गी को और रहने की जगह देगा। और जो फंजाई है, फंजाई क्या करेगा, सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा और ड्रॉट वाले कंडीशन में मॉइस्चर भी प्रोवाइड करेगा और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से एल्गी को बचाएगा। तो एल्गी और फंजाई में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, एल्गी फूड और शेल्टर देगा, फंजाई उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब से बचाएगा, और ड्रॉट वाले कंडीशन में उसको मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, इसी बेसिस पे दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। आप लोगों ने साइकस के बारे में सुना होगा। साइकस में कोलोरॉइड रूट होता है और पाइनस के प्लांट में माइकोराइजा होता है। तो कोलोरॉइड रूट में क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, लेकिन जो माइकोराइजा होता है पाइनस के रूट में फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंजाई का ये था लाइकेंस, और दूसरा है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है,
सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में कौन आया आपका? पाइनस। तो ध्यान रखेंगे माइकोराइजा और लाइकेन्स ये दोनों कैसे हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है और कुछ पैरासिटिक होते हैं और मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो माइकोराइजा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपके सामने माइकोराइजा का रूट है, इसमें देखिए फंगस का फिलामेंट कैसे ग्रो किया हुआ है, ये आपके सामने इमेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन फंजाई में 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर बात करें किसी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा और बडिंग होगा। फ्रेगमेंटेशन होगा, फ्यूजन होगा और बडिंग होगा। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट स्पोर के थ्रू। तो फंजाई में रिप्रोडक्शन हम लोगों ने बात किया था कि 3 तरह से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 तरह से होता था, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन और बडिंग। तो आप लोग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये ध्यान रखना है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है उसके किसी पार्ट से अगर नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगर कोई ऑर्गेनिज्म है स्पोर बना के नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है, क्या बोलेंगे उसको? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट बनेंगे, गैमिट का फ्यूजन होगा और फ्यूजन के बाद एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो से न्यू यंग वन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन यहाँ फंजाई के केस में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, गैमिट का फ्यूजन होता है, जाइगोट बनते हैं, जाइगोट बनने के बाद एम्ब्रियो ना बन के जाइगोट में मियोसिस होता है, जाइगोटिक मियोसिस, फिर हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं और उससे न्यू प्लांट बॉडी या फिर हम बोले न्यू फंजाई का फॉर्मेशन, हाइफी का फॉर्मेशन होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों के केस में स्पोर बनेंगे, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली स्पोर बनते हैं, गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है, जबकि यहाँ गैमिट बनता है, गैमिट का फ्यूजन भी होता है। इसको हमें ध्यान रखना है। तो हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, अब पहले हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। वैसे फ्रेगमेंटेशन आप लोग पढ़े होंगे, फिर भी हम लोग एक बार उसको देख लेते हैं, ठीक है? चलिए, तो वेजिटेटिव हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखते हैं। आमतौर पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बच्चे पढ़े हुए होते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ देखिए स्पोर बनते हैं। तो स्पोर कई तरह का है, कोनिडिया है, स्पोरेंजियोस्पोर है, ज़ूस्पोर है। तो कोनिडिया का फॉर्मेशन आप देखिए, ये फंगल फिलामेंट है, फंगल फिलामेंट या हाइफी है, उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑरिजिनेट हुआ और ये आके जो यहाँ कोनिडिया है, जो स्पोर बन रहे हैं वो अपर सरफेस बन रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, और जिस स्ट्रक्चर पे कोनिडिया बन रहा है उसको बने कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर के ऊपर ये डिफरेंट स्पोर बन रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? कोनिडिया। कोनिडिया आप ध्यान रखेंगे एक टाइप का एसेक्सुअल स्पोर है और ये यहाँ से फिर स्पोर जर्मिनेट कर गिरेगा या फैलेगा और जर्मिनेट करके नया फंगल फिलामेंट बनेगा और फिर डेवलप करके नया फंगस माइसीलियम का फॉर्मेशन है या फंगस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें स्पोर बन रहा है उसको कोनिडिया बोल रहे हैं, स्पोरेंजियोस्पोर बोल रहे हैं, ज़ूस्पोर बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी स्पोर बन रहे हैं, ऊस्पोर, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये अगर एक फंजाई है जो मशरूम आप बोलते हैं, यहाँ पे स्पोर बना, स्पोर जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करके माइसीलियम बना रहा है और फिर न्यू मतलब माइसीलियम जर्मिनेट करके प्रीमोर्डिया बना रहा है, या हम बोल रहे हैं इनिशियल फॉर्म ऑफ मशरूम बना रहा है, फिर वो जर्मिनेट करके नया फ्रूटिंग बॉडी या नया फंगस फिलामेंट बना रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ये डिफरेंट टाइप के सेक्सुअल स्पोर है। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान रखेंगे ऊस्पोर, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर है, जबकि कोनिडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, ज़ूस्पोर ये क्या है? आपके एसेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रूटिंग बॉडी भी बन रही है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है जिसको होता है प्लाज्मोगैमी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होंगे? प्लाज्मोगैमी होगा। जो सेल हैं
गैमिट वाले वो फ्यूज़ करेंगे, उनका साइटोप्लाज्म फ्यूज़ करेगा, उसको बोले प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होने के बाद न्यूक्लियस का उनके फ्यूज़न होगा, जिसको बोलते हैं कैरियोगैमी। और फिर जब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो जाएगा, जाइगोट बन जाएगा, तो जाइगोट मियोसिस हो जाएगा और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कि मेन बॉडी स्ट्रक्चर जो फंजाई का कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है या हैप्लॉयड, तो आप बोलेंगे हैप्लॉयड। आपके सामने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले क्या हुआ कि ये फंगल हाइफी है, हाइफी से स्पोर बन रहा है या स्पोर या गैमिट कह लीजिए, फिर दोनों का फ्यूज़न हुआ तो प्लाज्मोगैमी हुआ। प्लाज्मोगैमी होने के बाद यहाँ पे कैरियोगैमी हुआ। कैरियोगैमी होने के मतलब न्यूक्लियस का फ्यूज़न हो रहा है, न्यूक्लियस के फ्यूजन के बाद जाइगोट हो गया, जाइगोट में देखिए मियोसिस हो गया, मियोसिस होने के बाद स्पोर बन रहा है। तो यहाँ देखिए जाइगोट में मियोसिस हो रहा है, तो कैरियोगैमी होने के बाद जाइगोट, और यहाँ तक का स्टेज डिप्लॉयड है, और फिर उसके बाद का स्टेज कैसा हो जाए, हैप्लॉयड हो जा रहा है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 स्टेप है, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी, मियोसिस। लेकिन कुछ बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के जो क्लासेस हैं उसमें क्या होता है कि कैरियोगैमी तुरंत जाइगोट नहीं बनता है। जैसे ये कैरियोगैमी हुआ, न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ, 2n कंडीशन हो गया, जाइगोट बन गया, ऐसा तुरंत नहीं होता है। वहाँ कैरियोगैमी का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, वहाँ n+n कंडीशन बन जाता है। n+n कंडीशन को बोलते हैं डाई कैरियन फेज। तो ध्यान रखेंगे, हेट्रोकैरियोटिक या डाई कैरियोनिक फेज दोनों बोला जाता है। आपके बुक ने डाई कैरियोनिक फेज बोला है, तो उसको आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि आखिर कब इस तरह कंडीशन बन रहा है, तो बोलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो यही बताया जा रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हैप्लॉयड हाइफी आते हैं, पास में फ्यूजन होता है और डिप्लॉयड सेल बनाते हैं। जैसे डिप्लॉयड सेल बनेंगे तो ये अदर फंजाई देखिए, बेसिडियोमाइसिट, एस्कोमाइसिट में डाइकैरियोन स्टेज मिलता है या डाइकैरियोन फेज मिलता है। इसमें n+n कंडीशन होता है, न्यूक्लियस तुरंत फ्यूज नहीं कर जाते हैं, एक सेल में 2 न्यूक्लियस होता है, उसको बोलते हैं डाइकैरियोन फेज। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये इसको डाइकैरियोन फेज कहते हैं, और बाद में फिर डेवलप करके फ्रूटिंग बॉडी बनाएंगे, फिर से उसी तरह प्रोसेस होगा। मतलब ये समझिए, जैसे मेरा हाथ है, ये मेरा हाथ है, ये तो मेरा हाथ 2 फंगल हाइफी है, ये दोनों फ्यूज़ किया, तो फ्यूज़ करके जो मेरे अंगूठे को अगर न्यूक्लियस मान रहे हैं तो ये तुरंत आके फ्यूज़ करके तुरंत जाइगोट ऐसे बना दिया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये तो ऐसे आके जुड़ गया, लेकिन ये जो मेरा अंगूठा, ये दोनों फ्यूज़ नहीं किया, ये कुछ देर तक ऐसे कंडीशन में रहेंगे n+n, और कुछ देर बाद ऐसे कंडीशन में आते हैं, फ्यूज़ करते हैं। तो मतलब जब तक ये अंगूठा ये दोनों तो जुड़ गए हैं लेकिन अंगूठा फ्यूज़ नहीं किया है, तो 2 न्यूक्लियस एक सेल में हो गए, तो n+n कंडीशन बोलते हैं या डाइकैरियोन फेज बोलते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यही यहाँ पे दिखा गया है, देखिए अब 2 फंगल फिलामेंट फ्यूज़ किए, प्लाज्मोगैमी हुआ, उसके बाद डाइकैरियोन n+n हुआ, उसके बाद n+n होने के बाद ये यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई पर सेल हो गए, 2 न्यूक्लियाई पर सेल होने के बाद ये फ्यूज़न हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन होगा, फिर मियोसिस होगा, मियोसिस के बाद इसमें क्या बनेंगे, बेसिडियम बनेंगे, और फिर से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो ध्यान रखेंगे, ये बेसिडियम में बेसिडियोकार्प कहाँ पे है, ये मशरूम है, तो इसके इस वाले रीजन में है, तो ध्यान रखेंगे। जैसे ये आपका पूरे स्ट्रक्चर को फ्रूटिंग बॉडी बोल रहे हैं, और इस रीजन में क्या बन रहा है, स्पोर बन रहा है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो अब ध्यान दीजिएगा कि फंजाई का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे किया गया। तो फंजाई क्लासिफिकेशन मॉर्फोलॉजी, उसके माइसीलियम का स्ट्रक्चर बाहर से देखने में कैसा है, मतलब सेप्टेट है या एसेप्टेट है, मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम, और स्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसेक्सुअल बन रहा है, सेक्सुअल बन रहा है, और स्पोर कैसा है, एक्सोस्पोर है, एंडोस्पोर है, उस बेसिस पे, और फ्रूटिंग बॉडी बन रही है या नहीं बन रही है, और तीसरा बेसिस ये है। इन सब बेसिस पे को फंजाई को 4 क्लास में डिवाइड किया गया। पहला मॉर्फोलॉजी और माइसीलियम, दूसरा मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, और तीसरा है फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है या नहीं, फ्रूटिंग बॉडी फॉर्मेशन। उस बेसिस पे 4 क्लासेस में है कौन, पहला फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। वैसे अगर बोला जाए तो मेनली 3 ही है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। और ड्यूटेरोमाइसिटीज तो क्लास ऐसा है जब कहीं फिट नहीं होता उसको उठा के ड्यूटेरो में डाल दो। तो हमारा सब मोस्ट प्रिमिटिव क्लासेस कौन हो जाता है, फाइकोमाइसिटीज, और मोस्ट एडवांस क्या हो जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, डिफरेंट क्लासेस की तरफ बढ़ते हैं। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज अभी हम लोग देखेंगे तो बताएंगे, जब कहीं फिट नहीं हो रहा था ड्यूटेरो में डाल देते हैं हम लोग।
ठीक है। तो फाइकोमाइसीटीज मोस्ट प्रिमिटिव अभी हम लोग क्लास बोल रहे हैं, इसको लोअर फंजाई भी कहते हैं। मोस्ट प्रिमिटिव जो सबसे लोअर फंजाई था इसी में रखा गया। तो जनरली ये एक्वाटिक हैबिटेट में होते हैं और डेड डिकेइंग वुड पे ये पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको, डैम प्लेसेस पे डेड डिकेइंग वुड से पाए जाते हैं। और इस मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात ध्यान रखनी है, जो फाइकोमाइसीटीज के मेंबर होते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, मतलब ओनली पैरासिटिक फॉर्म में ही ये सर्वाइव करते हैं, मीन्स रहते हैं। ठीक है। और इनका माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट होता है, तो सेप्टा एब्सेंट है, क्रॉस वॉल एब्सेंट है, तो क्या होंगे मल्टी न्यूक्लियोटिड कंडीशन में आता है। जैसे बोलेंगे माइसीलियम इज एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक कंडीशन। तो इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। म्यूकर है, राइजोपस है, राइजोपस जिसको ब्रेड मॉड बोलते हैं, और एल्ब्यूगो जिसको पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं। और किस पे पाया जाता है ये? मस्टर्ड पे पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, एल्ब्यूगो इज अ पैरासिटिक फंजाई दैट फाउंड ऑन मस्टर्ड, दैट इज पैरासाइट ऑन मस्टर्ड प्लांट। ठीक है। तो आपके सामने म्यूकर है और ये आपकी एनसीईआरटी फिगर है, ये रियल फिगर है जो कि माइक्रोस्कोप से लिया गया है। ठीक है। चलिए, ये देखिए राइजोपस है जिसको ब्रेड मॉल्ड बोलते हैं। ये आपका स्लाइड बना के ये इमेज दिया गया है कि ये ब्रेड पे ग्रो करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रेड मॉल्ड। ठीक है। ये पिंक कलर के होते हैं। चलिए, ये एल्ब्यूगो है, लीफ पे पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़े थे एल्ब्यूगो कैंटिडिडा पूरा नाम है, जो कि इसके लीफ पे वाइट स्पॉट जो मिल रहा है वो एल्ब्यूगो या पैरासिटिक फंजाई कारण ही ये मिल रहा है। ठीक है। ये माइक्रोस्कोपिक ये स्लाइड का फिगर है, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ देखिए स्पोरेंजियोफोर मिल रहा है। ठीक है। इस पर स्पोरेंजियम में है, स्पोरेंजियम के अंदर क्या है? इसके स्पोर पाए जाते हैं। ध्यान देंगे इसके फिगर को। चलिए, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल। अब हम लोग एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी हम लोग ने फाइकोमाइसिटीज को पढ़ा, अब एस्कोमाइसिटीज के बारे में बात करेंगे। एस्कोमाइसिटीज में डिफरेंट टाइप के फंजाई आते हैं, लेकिन हम लोगों ने बात किया था कि जनरली जो फंजाई होते हैं वो मल्टी सेलर होते हैं, कुछ फंजाई यूनिसेलर भी होते हैं। इसकी बात हम लोगों ने की थी। तो आपसे पूछा जाए जनरली फंजाई कैसे होते हैं, तो बोलेंगे मल्टी सेलर, बोलेंगे यूनिसेलर भी होते हैं। हाँ, यूनिसेलर भी होते हैं, वो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं। जैसे आपको यीस्ट है और सैक्रोमाइसिस है, ये दोनों क्या है? यूनिसेलर फंजाई। सैक्रोमाइसिस के बारे में हम लोगों ने बात किया था पीछे कि सैक्रोमाइसिस वो फंजाई है जो कि ब्रेड बनाने में यूज़ करते हैं और इससे बीवरेज बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसीलिए सैक्रोमाइसिस की एक स्पीसीज़ है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, उसको ब्रीवर्स सीस्ट या बेकर्स सीस्ट भी कहते हैं। आपके नीट में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और ये मल्टीसेलर है। मल्टीसेलर में क्या है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के बारे में हम लोग बात किया था कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो ऑब्टेन किया गया था वो पेनिसिलियम से ऑब्टेन किया था। उस स्पीसीज़ का नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। फंजाई है तो ये सेप्रोफिटिक नेचर का होता है, फंजाई है तो डिकम्पोजर भी होता है। लेकिन फंजाई हम लोगों ने बात किया था कि मोस्टली सेप्रोफिटिक होते हैं। कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो कि पैरासिटिक भी होते हैं, और कुछ होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं। तो फंजाई सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन तीनों तरह के शो करते हैं। लेकिन पूछा जाए मोस्ट ऑफ द जनरली फंजाई का न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बोलेंगे सेप्रोफिटिक। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जो फंजाई है वो सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर तो है ही, पैरासिटिक नेचर भी का होता है। और पैरासिटिक में एक स्पेशल टाइप बोलते हैं जिसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। ध्यान रखेंगे कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब होता है कि वो फंजाई जो डंग पे ग्रो करता है, काऊ डंग पे ग्रो करता है, उसको बोलते हैं कोप्रोफिलस। जैसे गाय के गोबर में जो फंजाई ग्रो कर गया वो क्या हो गया? कोप्रोफिलस। यहाँ फंजाई इसका जो माइसीलियम देखेंगे ब्रांच है, देखिए ब्रांचिंग दिख रही है और सेप्टेट होती है, मतलब सेप्टा प्रेजेंट है तो मल्टी सेलुलर कंडीशन नहीं पाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे। ये देखिए फंजाई के सेल है, फंजाई एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो उसके सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, न्यूक्लियस भी मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो वो सारे जो न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर होते हैं, वो सारे आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ ये ईस्ट है जो यूनिसेलुलर है, ठीक है। और ये यूनिसेलुलर में सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेनिसिलियम है, इसका देखिए जो माइसिलियम है इसमें ढेर सारी ब्रांचिंग दिख रही है, तो ब्रांच हो गया, सेप्टा प्रेजेंट हो गया तो सेप्टेट हो गया। ये आपका एक हाथ से बना ये डायग्राम, ये
स्केच वाला मतलब डायग्राम है, और ये आपका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। तो ध्यान रखेंगे इसको, ये पेनिसिलिन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, फंजाई। अब हम लोगों ने बात किया था कोनिडिया, कोनिडियोफोर क्या होता है, तो यहाँ ए सेक्सुअल प्रोडक्शन में यहाँ कोनिडिया पाया जाता है। और कोनिडिया कैसा प्रोड्यूस होता है, एक्सोजिनस प्रोड्यूस होता है। कहाँ पे एक्सोजिनस प्रोड्यूस होता है, माइसीलियम के ऊपर, और जिसके ऊपर प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं कोनिडियोफोर। देखिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर इसको बोल रहे हैं कोनिडियोफोर, और इसके ऊपर जो ए सेक्सुअल स्पोर बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया। और ये स्पोरेंजियम के अंदर नहीं है, ये स्पोरेंजियम के बाहर है। तो इस जो स्पोरेंजिया है इसकी ओरिजिन कैसी होगी, एक्सोजिनस, और इसका जर्मिनेशन भी कैसा होगा, एक्सोजिनस। तो ध्यान रखेंगे कि एक्सोजिनस होता है यहाँ ए सेक्सुअल स्पोर, और वो कोनिडियोफोर के ऊपर होता है, और उसका नाम क्या है, कोनिडिया है। ठीक है, और यही कोनिडिया गिरेगा जमीन पे और जर्मिनेट करके एक नया माइसीलियम का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि इसका स्पोर का नाम क्या है, किसके ऊपर जर्मिनेट होता है, एक्सोजिनस होता है कि एंडोजिनस होता है, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम इसके बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। एस्कोस्पोर क्या होते हैं, और ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्या, एस्कोकार्प। एस्कोकार्प के अंदर ढेर सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एस्कोस्पोर्स। अब ये एस्कस जो होते हैं अरेंज होते हैं इस तरह से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं या एस्कोकार्प बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि जो एस्काई जो होते हैं वो प्लूरल फॉर्म है, वो अरेंज होते हैं इस फॉर्म में, एक फॉर्म में अरेंज होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार बोलते हैं या फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे, और जो एस्कोस्पोर्स होगा वो एस्कोकार के अंदर होगा। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोगों ने बात किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वहाँ कोनिडिया पाया जाता था जिसका एक्सोजिनस ओरिजिन होता था, और यहाँ जो एस्कोस्पोर है, जो सेक्सुअल स्पोर है, वो एंडोजिनसली ओरिजिन होते हैं। ये ध्यान रखते हैं, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं। कुछ लोग एस्को जो आपका कोनिडिया होता है उसको एंडोजिनस बोल देंगे, और एस्कोस्पोर को एक्सोजिनस बोलेंगे। ध्यान रखेंगे, अभी पीछे वाले इमेज को एक बार रिलेट करके देख लीजिए, यहाँ पे आपसे गलती ना हो। देखिए ये वाला इमेज देख लीजिए, ये कोनिडियोफोर है, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया पाया गया, ये किसी चीज़ के अंदर नहीं है, इसलिए इसकी ओरिजिन एक्सोजिनस हो गई। आगे हम लोगों अभी देखा हम लोगों ने एस्कोकार्प के अंदर एस्कोस्पोर था, तो एस्कोस्कार्प के अंदर एस्कोस्पोर था, तो एंडोजिनस ओरिजिन हो गई, और ये बाहर है तो ये क्या हो गई, एक्सोजिनस ओरिजिन। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इससे एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसमें एक होता है एस्पैरजिलस। एस्पैरजिलस की एक स्पीसीज होती है जिसको बोलते हैं एस्पैरजिलस नाइजर, जिससे कि साइट्रिक एसिड बनाते हैं। तो ध्यान रखेंगे एस्पैरजिलस। और दूसरा है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स एक पैरासिटिक फंजाई होती है, एक क्या होती है, क्लेविसेप्स परपीरिया, जो कि मस्टर्ड में डिजीज कॉज करती है। और दूसरा न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक वर्क में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जेनेटिक वर्क में यूज़ करने का पर्पज़ क्या होता है, ये हैप्लॉयड होते हैं और इनका न्यूक्लियस भी हैप्लॉयड है, तो हैप्लॉयड सेल से जेनेटिक स्टडी करना बड़ा आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए न्यूरोस्पोरा को जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर जेनेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके बुक में एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, न्यूरोस्पोरा यूज इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। ध्यान रखेंगे इसको। और इसके कुछ मेंबर्स हैं जो एडिबल होते हैं, जिसका नाम है बफेल्स, ठीक है, मोरेल्स। ये ध्यान रखेंगे, ये दोनों एडिबल फंजाई होते हैं, ये बड़े डिलीशियस होते हैं, थोड़ा कलरफुल भी होते हैं। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो इमेज आ जाएगा। तो अगर हम बात करें एडिबल फंजाई में जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है वो हमारा एगेरिकस है, एगेरिकस कैम्पेस्ट्रिस, जिसको हम लोग मशरूम कहते हैं। वो बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मोरेल्स और बफेल्स जो कि आपके एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, उनको भी हम लोग खाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए एडिबल फंजाई टोटल कितने हैं, तो आपके जो लेवल पे बात करेंगे बोलेंगे 3। कौन, एक बोलेंगे एगेरिकस और दूसरा मोरेल और तीसरा बफेल्स। बोलेंगे एगेरिकस किसका मेंबर है, तो बोलेंगे एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है, और मोरेल्स और बफेल्स क्या होते हैं, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं। पूछा जाए इनमें सबसे ज़्यादा डेलिशियस कौन है, तो बोलेंगे मोरेल्स और बफेल्स, जो कि एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ। ये आपके एस्परजिलस का फिगर है, ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में आ चुका है। ये वाला इमेज आपके एनसीईआरटी का है, इसको भी ध्यान रखेंगे। ये क्लेविसेप्स का भी इमेज देख लीजिए, और ये न्यूरोस्पोरा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ। अब बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल बोलते हैं। ध्यान रखेंगे इसके कॉमन नेम को, कि जैसे एस्कोमाइसिटीज को सैक फंजाई बोलते थे और फाइकोमाइसिटीज को लोअर फंजाई या प्रिमिटिव फंजाई बोलते थे, वैसे बेसिडियोमाइसिटीज को हम लोग ब्रैकेट फंजाई या पफ बॉल बोलेंगे। तो जनरली ये सॉइल में, लॉक्स में, इन सब में ग्रो करता है, लेकिन आपको एक कॉमन चीज़ याद रखनी है कि फंजाई वहीं ग्रो करेगा जहाँ मॉइस्ट और ह्यूमिड इन्वायरमेंट प्रेजेंट हो। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसके कुछ फंजाई, इसके मेंबर्स जो होते हैं कुछ पैरासिटिक फॉर्म भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंजाई कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ आपके रस्ट फंजाई, स्मट फंजाई, ये बेसिडियोमाइसिटीज में ही आ जाएंगे। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे रस्ट फंजाई कौन है, स्मट फंजाई कौन है। यहाँ ध्यान रखना है कि जो मोस्ट प्रिमिटिव फंजाई, लोअर फंजाई था, उसका जो माइसिलियम क्या था, उसका माइसिलियम ए सेप्टेट था। उसके बाद जितने फंजाई भी हम लोग पढ़े, जितने क्लास पढ़े हैं, सबका जो माइसिलियम है वो सेप्टेट है। और वहाँ जो ए सेप्टेट था फाइकोमाइसिटी, तो वहाँ सिनोसिटिक या मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन हुआ करता था, यहाँ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन नहीं है। तो ध्यान रखेंगे माइसिलियम यहाँ पे क्या है, ब्रांच्ड है और सेप्टेट है। फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सबका जो माइसिलियम होता है वो सेप्टेट होता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें ए सेक्सुअल स्पोर यहाँ नहीं मिलता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अभी हम लोगों ने पढ़ा ए सेक्सुअल स्पोर फाइको एस्को दोनों मिलता था, लेकिन यहाँ ए सेक्सुअल स्पोर नहीं मिलता है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किससे होता है, वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बस एक नया फ्रेगमेंट टूटेगा, टूट के जो गिरेगा उससे नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखेंगे। और ये फ्रेगमेंटेशन जो है वेजिटेटिव में वो मोस्ट कॉमन है, होते और भी बहुत तरीके हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन तरीका क्या है आपका, फ्रेगमेंटेशन। और ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं पाए जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये आपके सामने इमेज है मशरूम के, ये देखिए आपके, ये देखिए एगेरिकस, स्टिलैगो और पक्सिनिया। अब ध्यान रखेंगे जो सेक्स ऑर्गन होता है वो एब्सेंट होता है। हम लोगों ने जब रिप्रोडक्शन पढ़ा था, उसमें हम लोग बात किया सेक्सुअल प्रोडक्शन के 3 स्टेजेस होते हैं, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और जाइगोटिक मियोसिस। तो प्लाज्मोगैमी में क्या होता है आपका, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है या साइटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, उसको प्लाज्मोगैमी बोलते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, फिर उसको बोलते हैं क्या, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी होने के बाद उसके बाद जब जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट में मियोसिस होता है और हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो उन 3 स्टेप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन हम लोगों ने उस समय बात किया था कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी कभी क्या कुछ क्लासेस में जो प्लाज्मोगैमी के बाद तुरंत कैरियोगैमी नहीं होता है, प्लाज्मोगैमी के बाद कैरियोगैमी होने में टाइम लग जाता है। कभी कभी कुछ मेंबर्स में 6 महीने तक का गैप हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में एक सेल में 2 न्यूक्लियस रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, अरे बताए थे, डाइकैरियन फेज। डाइकैरियन फेज 2 न्यूक्लियस पर सेल, n+n कंडीशन बोलते हैं उसको। तो डाइकैरियन फेज किस में मिलेगा, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ध्यान रखेंगे इसको, सॉरी, बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में, ड्यूटेरो में नहीं, ड्यूटेरो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एब्सेंट होता है। तो डाइकैरियन फेज आप ध्यान रखेंगे कि बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज में होता है 2 न्यूक्लियाई पर सेल। जब आप पूछा जाए डाइकैरियन फेज क्या होता है तो बोलेंगे व्हेन कैरियोगैमी इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय प्लाज्मोगैमी इज कॉल्ड डाइकैरियोनिक फेज। इन दिस कंडीशन सेल कंटेन 2 सेल, दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल, n+n कंडीशन बोलते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कंडीशन है, 2 वेजिटेटिव सेल आए या सोमैटिक सेल आए डिफरेंट स्ट्रेन के, अपना उसमें फ्यूज़न होगा और फ्यूज़न के बाद अब बेसिडियम बनेगा, फिर कैरियोगैमी होगी। कैरियोगैमी होने के बाद अब क्या बनेगा, मियोसिस होगा। मियोसिस के बाद 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिसको बोलते हैं बेसिडियोस्पोर। और बेसिडियोस्पोर एक्सोजेनस ओरिजिन का होता है और ये भी बेसिडियोकार्प के ऊपर अरेंज होता है। तो ध्यान रखेंगे
या उस बेसिडियोकार्प जैसे एस्कोकार्प को फ्रूटिंग बॉडी बोलते थे, या यहाँ वैसे ही बेसिडियोकार्प को भी फ्रूटिंग बॉडी बोलते हैं, जिसके ऊपर ये हैप्लॉइड स्पोर, जिसको बेसिडियोस्पोर बोलते हैं, वो अरेंज रहता है। तो ध्यान रखेंगे जो मेन प्लांट बॉडी होती है फंजाई की, वो हैप्लॉइड होती है, इसलिए अल्टीमेटली जो हमको सेक्सुअल स्पोर बने या ए सेक्सुअल स्पोर बने, वो बनेगी हैप्लॉइड ही। ध्यान रखेंगे इस बात को। थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसका भी होता है, जैसे लोग आमतौर पे थैलोफाइटा बोल देते हैं एल्गी को, कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलस लाइक है, लेकिन थैलस लाइक ऑर्गेनाइजेशन होने का मतलब क्या हुआ कि रूट स्टेम लीफ में बॉडी स्ट्रक्चर डिस्टिंक्ट नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो उस कंडीशन में हम लोग फंजाई को भी थैलस लाइक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, एगेरिकस है जिसको मशरूम बोलते हैं, फिर स्टिलैगो जिसको स्मट फंजाई कहते हैं, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंजाई कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, अक्सर एग्जाम में आता रहता है आपके, कई बार आया हुआ है स्मट फंजाई, रस्ट फंजाई, बेसिकली ये सबसे ज़्यादा बार पूछा गया आपके एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे, ये अब स्टिलैगो है, ये पक्सिनिया है, और ये आपका एगेरिकस है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज। देखिए, ड्यूट्रोमाइसिटीज एक स्पेशल क्लास है फंजाई का, कह सकते हैं इसको हम लोग इम्परफेक्ट फंजाई तो बोलते हैं, लेकिन स्पेशल क्लास है, जो कहीं फिट नहीं होता उसको ड्यूट्रोमाइसिटीज में उठा के डाल देते हैं। फिट ना होने का रीज़न क्या होता है कि यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। पहली चीज़, अगर जिस दिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाने लगेगा ड्यूट्रोमाइसिटीज मेंबर में, तो जिस क्लास के अकॉर्डिंग इसके फीचर मिल रहे हैं उस क्लास में उठा के डाल दिया जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सारे क्लास के जो सिमिलर फैक्टर यहाँ मिलेंगे, बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, उस बेसिस पे इसको थोड़ा अलग ग्रुप में डाल दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। मेनली इसमें रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव मोड से होता है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर किसी दिन, फिर से ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम, आपके बुक में ये लिखा हुआ है और बच्चे इसको जनरली इग्नोर कर देते हैं, एग्जामिनर अभी इस पर क्वेश्चन बनाया नहीं, लेकिन बनाया जा सकता है कि जिस दिन, ध्यान रखेंगे, जिस दिन इम्परफेक्ट फंजाई या ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, तो उसके फीचर के अकॉर्डिंग, जिस फीचर और भी जो सिमिलर फैक्टर कैरेक्टर हैं जिस क्लास से मैच करेंगे, उसको उस क्लास में डाला जाएगा। या हो सकता है फ्यूचर में हम एक अलग क्लास बना दिया जाए फंजाई के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें, ये आपके ये सब लिखा गया है यहाँ पे, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। तो वही लिखा, आइडेंटिफाइड एंड मूव्ड आउट ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप इसको पढ़ लीजिएगा, आपके बुक, ये आपके एनसीईआरटी में ये सब दिया गया है। अब देखते हैं हम लोग इसके एग्जाम्पल के बारे में। पहले इसके स्पोर्स को देख लिए, ए सेक्सुअल स्पोर है, इसको कोनिडिया बोल रहे हैं। यहाँ भी देखिए माइसीलियम क्या है, ब्रांच है और सेप्टेट है। हम लोगों ने बात किया था फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के सबके जो माइसीलियम क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और सेप्टेट होते हैं। ठीक है, जो कुछ इसमें सेप्रोफिटिक होते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी इसमें जो फंजाई होते हैं वो डिकम्पोजर होते हैं। ध्यान रखेंगे, मेजॉरिटी इसमें क्या हो जाएगा, डिकम्पोजर। आपसे पूछा जब तो फॉलोइंग क्लासेस हैव मैक्सिमम डिकम्पोजर, तो बोलेंगे ड्यूट्रोमाइसिटीज। ठीक है, और डिकम्पोजर है तो वो क्या करेंगे, मिनरल रिसाइकलिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप ध्यान रखेंगे, एग्जांपल में क्या है, अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। तो अल्टरनेरिया, कोलेटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीसीज हैं, उसका डिफरेंट फंक्शन है। एक जो मोस्ट कॉमन है, बहुत फेमस बता रहे हैं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, जिससे इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बताए जाते हैं, आपके क्लास 12 में मिलेगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज बायो कंट्रोल एजेंट में भी यूज़ किए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट बनाया जाता है, जो कि कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। और ट्राइकोडर्मा की बहुत सारी स्पीसीज को बायो कंट्रोल एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज भी कंप्लीट हुआ। ये एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा का है, ये कोलेटोट्राइकम है और ये अल्टरनेरिया है। तो एग्जाम्पल याद रखेंगे, एग्जाम्पल से अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से आपका फंजाई कंप्लीट हुआ। हम लोग अभी इसके आगे पढ़ेंगे वायरसेस और किंगडम प्लांटी और एनिमिलिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको आप रिवाइज करिए प्रॉपर, और इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट हो उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।